हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई सर्कुलर्स एंड रिपोर्ट्स दैट हैव बीन लॉन्च्ड इन दिसंबर मंथ। तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो सीधा स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, बढ़ते हैं फर्स्ट न्यूज की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज है हमारी रिगार्डिंग नॉर्म्स ऑन एआईएफ। अब आरबीआई ने क्या किया, देखो जो बैंक्स एंड एनबीएफसीज एआईएफ में इन्वेस्ट करते थे तो उनके नॉर्म्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया है आरबीआई ने। तो सबसे पहले हम समझते हैं एआईएफ क्या है और इन नॉर्म्स को चेंज क्यों किया। तो देखो एआईएफ होता है आपका अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ये एक तरीके का क्या होता है, आपका प्राइवेटली पूल्ड फंड होता है जिसमें इन्वेस्ट कौन करता है, फॉरेनर्स एंड इंडियंस इन्वेस्टर। देखो अगर मैं सिंपल भाषा में समझाना चाहूं तो एक तरीके का क्या होता है, म्यूचुअल फंड होता है। ठीक है, एक तरीके का क्या होता है, म्यूचुअल फंड। अब देखो म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं हम लोग, जो भी हमारे पास बचा हुआ पैसा होता है, ठीक है, एक्सेस में पैसा होता है, वो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और म्यूचुअल फंड की क्या चीज परचेज करते हैं, म्यूचुअल फंड की परचेज करते हैं यूनिट्स। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर हम इन यूनिट्स को सेल आउट करें और अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न गेन कर पाए। ठीक है, तो बैंक और एनबीएफसी भी क्या करती है, इनके पास जो एक्सेस में अमाउंट होता है उसको इन्वेस्ट करती है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में, और इसकी क्या परचेज करती है, यूनिट्स परचेज करती है, ताकि इन फ्यूचर इन यूनिट्स को सेल करके वो अपनी इन्वेस्टमेंट पे अच्छी खासी रिटर्न कमा पाए। ठीक है, तो देखो जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको रेगुलेट करता है आपका सेबी। इसको रेगुलेट करता है आपका सेबी। अब देखो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है एज एन इंडिविजुअल, तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने की होती है, 1 करोड़ रुपए की। वहीं आप कंपनी के डायरेक्टर हो, ठीक है, या किसी ब्रोकरेज कंपनी के फर्म के मालिक हो, तो आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, मिनिमम मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है 25 लाख रुपए की। ठीक है, एज एन इंडिविजुअल अगर आप एज अ पर्सन इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर रहे हो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी की होती है, 1 करोड़ रुपए की। अब इसमें देखो मिनिमम लॉक इन पीरियड कितना होता है, मिनिमम लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का। ठीक है, तो अब आरबीआई क्या बोल रहा है, जो बैंक्स एंड एनबीएफसीज एवर मतलब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनको कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्या हो रही है, काफी ज्यादा एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स हो रही है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन होता क्या है। सपोज एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है ए नाम का। अब इसने क्या कर रखा है, इसने एक पीएनबी बैंक से लोन ले रखा है 1 करोड़ रुपए का। ठीक है, पीएनबी से 1 करोड़ का लोन ले रखा है। अब देखो जब भी आप लोन लेते हो तो आपकी ना एक ईएमआई कैलकुलेट होती है, ठीक है, इक्विटी मंथली इंस्टॉलमेंट, कि हर महीने आपको इतना पैसा बैंक को चुकाना पड़ेगा अपने लोन के अगेंस्ट। ठीक है, तो समझ लो एक को ना हर फर्स्ट तारीख को एक ही मंथली इंस्टॉलमेंट थी पीएनबी के नाम पे। अब क्या हुआ, किसी एक तारीख को ये ए जो है वो अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया, और ऐसा करते करते इसको 90 दिन गुजर गए और 90 दिन तक इसने कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दी पीएनबी को। तो 90 दिन बाद क्या हो जाता है, इसका लोन एनपीए हो जाता है। ठीक है, कभी भी आप अगर अपनी ड्यू डेट से 90 दिन तक कोई पैसा नहीं देते हो तो आपका लोन किस में कैटेगराइज हो जाता है, एनपीए में हो जाता है। ठीक है, तो देखो पहली तारीख को उसको ड्यू डेट थी और इसने कोई किस्त नहीं दी। ठीक है, और ऐसा करते हुए 70 से 80 दिन गुजर गए, इसने कोई किस्त नहीं दी पीएनबी को। अब ए को भी पता है कि भाई 90 दिन बाद मेरा लोन क्या हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये किसी दूसरी फर्म के पास जाएगा। ठीक है, बैंक रख लो, एनबीएफसी रख लो, या किसी प्राइवेट फर्म के पास चला गया, ठीक है, किसी के पास भी गया और कहा कि भाई मेरे को ना आप पैसे दीजिए उधार, या मेरे को दे दीजिए लोन। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने कुछ काम लगाना है। ठीक है, ऐसे बोल के इसने लोन ले लिया यहां से, समझ लो एक यस बैंक से ले लिया। ठीक है, यस बैंक से पैसे ले लिए इसने एज ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और उस पैसों का इसने कोई काम नहीं लगाया, बल्कि क्या किया, पीएनबी का लोन चुका रहा है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन में क्या होता है, एक पर्सन ने एक लोन ले रखा होता है, फिर वो उस लोन को चुका नहीं पाता, तो उस लोन को पूरा करने के लिए वो किसी और जगह से दूसरा लोन लेता है और उस लोन के पैसे से वो पहला वाला लोन बंद करता है। तो इसको बोलते हैं हम एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। तो देखो एएफ चैनल के थ्रू काफी ज्यादा एवरग्रीनिंग हो रही थी। कैसे, देखो बैंक और एनबीएफसी क्या करते हैं, बैंक एंड एनबीएफसी अपना जो भी एक्सेस अमाउंट है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं एआईएफ में। ठीक है, और इसमें मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड कितना है, मिनिमम लॉक इन पीरियड 3 साल का। तो मतलब 3 साल तक तो इनके पैसे बैंक और एनबीएफसी के एएफ में रहेंगे। ठीक है, अब एएफ के थ्रू कंपनीज क्या कर रही थी, जैसे कंपनी है समझ लो ये, ठीक है, ये एक कंपनी है, इसने एसबीआई से लोन ले रखा है। ठीक है, अब ये एसबीआई का लोन चुका नहीं पा रही। ठीक है, तो कंपनी जाती है एएफ के पास कि भाई हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना है, हमें आप पैसे उधार दीजिए, बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर देना। कहती ठीक है, एएफ इनको पैसे देता है, फिर वो उस पैसों से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बनाते, उस पैसों से ये एसबीआई का लोन चुकाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एवरग्रीनिंग। तो अब यहाँ पे आरबीआई क्या बोल रहा है कि कोई भी एआईएफ, ठीक है, कोई भी एआईएफ जिसने किसी कंपनी को उधार दिया है और उस कंपनी पे पहले से ही लोन है करंट सिचुएशन में, या तो पिछले 12 साल में उस पर कोई 12 महीने में कोई लोन चल रहा था किसी बैंक का। ठीक है,
इस सिनेरियो में बैंक एंड एनबीएफसी ऐसे एआईएफ में इन्वेस्ट नहीं करेंगी। फिर से समझाता हूं, समझो एक एआईएफ है, ठीक है, ये रही आपकी कंपनी। अब अगर इस कंपनी ने इस एआईएफ ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, इसको पैसे उधार दिए, और अगर इस कंपनी पे अगर कोई करंट सिचुएशन में करंट टाइम पे लोन चल रहा है, या पिछले 12 महीने में कोई लोन था किसी बैंक या एनबीएफसी का, तो ऐसे सिनेरियो में बैंक्स एंड एनबीएफसी इस एआईएफ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर इस कंपनी पर कोई लोन नहीं चल रहा है, ना किसी पिछले 1 साल में कोई लोन था, तो उस सिनेरियो में बैंक एंड एनबीएफसी इस एआईएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर बैंक और एनबीएफसी को किसी एआईएफ में इन्वेस्ट करना है, तो उनको देखना पड़ेगा कि एआईएफ ने किसी ऐसी कंपनी को लोन तो नहीं दिया है कि जिस पे पहले से ही बैंक का या किसी एनबीएफसी का लोन चल रहा है, या पिछले 1 साल में कोई लोन था। ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा बैंक एंड एनबीएफसी को व्हाइल इन्वेस्टिंग इन एआईएफ, ठीक है। अब यहाँ पे आरबीआई एक और चीज बोल रहा है, देखो आरबीआई सर्कुलर लाया आज, ठीक है, पर आज से पहले अगर किसी बैंक एंड एनबीएफसी ने ऐसे एआईएफ में इन्वेस्ट कर रखा हो जिसने किसी कंपनी को लोन दिया हो जिसपे पहले से ही लोन चल रहा हो कंपनी पे, उस सिनेरियो में क्या होगा, बैंक ने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है एआईएफ में, ठीक है, एआईएफ की जितनी भी यूनिट परचेज किए हैं उसको 30 दिन के अंदर सारी की सारी सेल आउट करनी पड़ेंगी, सारी की सारी सेल आउट करनी पड़ेंगी 30 दिन के अंदर। और अगर वो 30 दिन के अंदर सेल आउट नहीं कर पाते हैं तो उनको एक प्रोविजन रखना पड़ेगा 100% ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। अब देखो प्रोविजन क्या होता है, मतलब समझ लो इसने बैंक ने 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है किसी एआईएफ में, कौन से एआईएफ में, जिसने ऐसी कंपनी को उधार दिया जिसपे पहले से ही लोन चल रहा है। तो उस सिनेरियो में बैंक को क्या करना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर अपना ये 1 करोड़ रुपया वापस निकालना पड़ेगा एआईएफ से। और अगर वो 30 दिन के अंदर एआईएफ से पैसा वापस नहीं निकाल सकता है तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, बैंक को 1 करोड़ रुपया, ठीक है, अलग से मेंटेन करके रखना पड़ेगा। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, अलग से मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आरबीआई ने एक तीसरा सिनेरियो और दिया है। तीसरा सिनेरियो क्या है, इसको थोड़ा सा आराम से समझना। देखो क्या है, देखो बैंक अगर समझ लो एक एआईएफ है, ठीक है, जिसने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और इस कंपनी ने बैंक से भी लोन ले रखा है। तो देखो यहां से भी लोन लिया है, एएफ से भी लोन लिया है, तो जाहिर सी बात है कोलेटरल दोनों जगह देनी पड़ी होगी कंपनी को, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ा होगा। और अगर कंपनी ने गिरवी रखते हुए यहाँ पे मेंशन किया होगा कि मेरी जो भी एसेट्स है, कल को अगर मैं डिफॉल्ट कर जाता हूँ दोनों जगह और मेरी जो भी एसेट्स है उसमें सबसे पहला हक किसका है, एएफ का है, ठीक है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, बैंक को अपनी कैपिटल में से प्रोविजन रखना पड़ेगा। यहाँ पे तो क्या है, उसको अलग से 1 करोड़ रुपया मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और ये इस सिनेरियो में क्या होगा, बैंक को अपनी कैपिटल में से प्रोविजन रखना पड़ेगा, जो बैंक की ओरिजिनल कैपिटल होती है उसमें से प्रोविजन रखना पड़ेगा, ठीक है। और इस मॉडल को क्या बोलते हैं, देखो जब भी आप लोन ले रहे हो समझ लो, ठीक है, आपने 2 बैंक से लोन लिया, ठीक है, 2 बैंक से लोन लिया, पीएनबी से भी ले लिया और यस बैंक से भी ले लिया, और आपने बोला कि मेरी जो एसेट्स हैं, सबसे पहले यस बैंक, अगर मैं कल को पैसे नहीं दे पाया पीएनबी के भी और यस बैंक के भी, तो जो मेरी एसेट्स है सबसे पहले यस बैंक सेल करेगा, फिर जो बच गई वो पीएनबी सेल करेगा। तो इस मॉडल को क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, ठीक है। तो प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में अगर आपने एआईएफ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी है, तो उस सिनेरियो में बैंक को क्या करना पड़ेगा, जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है एआईएफ में, उस अमाउंट का प्रोविजन अपनी कैपिटल में से रखना पड़ेगा अलग से, ठीक है। तो ये थे आरबीआई के नॉर्म्स रिगार्डिंग एआईएफ। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी ई मैंडेट के ऊपर। अब देखो ई मैंडेट क्या होता है, आप समझ लो जैसे आपका अकाउंट है पीएनबी में, ठीक है, और आप किसी अलग प्लेटफॉर्म पे जाके, किसी भी अलग थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ चीज परचेज कर रहे हो, ठीक है, और परचेज कर रहे हो और आप चाहते हो हर मंथ आपके पीएनबी वाले अकाउंट से इसमें पैसे जाते रहे, तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ता है, ई मैंडेट देना पड़ता है, ठीक है, ई मैंडेट देना पड़ता है। जब आप फर्स्ट टाइम ई मैंडेट देते हो ना, तब आपको क्या करना पड़ता है, वेरिफिकेशन प्रोसेस करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं हम एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, ठीक है। जब आप फर्स्ट बार मैंडेट दोगे कि भाई मेरी इस तारीख को मेरे पीएनबी वाले अकाउंट से इसमें पैसे जाने चाहिए, सपोज 10,000 रुपए, ठीक है, हर महीने ऐसे 10,000 रुपए जाने चाहिए मेरे पीएनबी वाले अकाउंट से। तो जब आप फर्स्ट टाइम इसको मंजूरी दोगे, ई मैंडेट को मंजूरी दोगे, तो आपको क्या फेस करना पड़ेगा, एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, ठीक है। पर उसके बाद आपके हर महीने ऑटोमेटिकली पैसे आपके पीएनबी वाले अकाउंट से कट के दूसरे अकाउंट में चले जाया करेंगे, फिर आपको दूसरी बार एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन नहीं प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आरबीआई ने क्या किया हुआ था, इस ई मैंडेट की लिमिट रखी हुई थी 15,000 रुपए पर मंथ, ठीक है, कि आप 15,000 रुपए का ई मैंडेट दे सकते हो पर मंथ। अब आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने इसको बढ़ा दिया,
बढ़ा दिया। अब कितना कर दिया, 15,000 से कर दिया है 1,00,000 रुपए, कि अब आप 1,00,000 रुपए तक का ई मैंडेट दे सकते हो। मतलब आपके अकाउंट से 1,00,000 रुपए हर महीने कट के दूसरे अकाउंट में जा सकते हैं। किस सिनेरियो में, 3 सिनेरियो में। एक, कि आपने कोई म्यूचुअल फंड सब्सक्राइब कर रखा हो, कि आपने एसआईपी, देखो एसआईपी क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। अगर आपने कोई एसआईपी ले रखी, समझ लो 50,000 रुपए की मिड कैप फंड की, ठीक है, तो आप क्या चाहते हो, हर महीने मेरे अकाउंट से 50,000 रुपए कट के ये मिड कैप के म्यूचुअल फंड में चले जाया करें, ठीक है, और बदले में मेरे को क्या अलॉट्स हो जाएंगी, यूनिट्स अलॉट्स हो जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो पहले कितनी थी लिमिट, 15,000। अब किसी ने 50,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है पर मंथ, तो उसको हर बार ये एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन करना पड़ता था। तो अब आरबीआई ने क्या कर दिया है, ये 15,000 की लिमिट को हटा के अब कितना कर दिया, 1,00,000। अब आप 1,00,000 तक की सिर्फ एसआईपी लगा सकते हो अपने अकाउंट से, ठीक है, और आपको एक ही बारी वन टाइम ही एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कटते रहेंगे पैसे। तो पहला सिनेरियो है आपका म्यूचुअल फंड। दूसरा है आपने कोई इंश्योरेंस प्लान ले रखा हो, ठीक है, तो उसकी जो किस्त होगी वो भी आपके अकाउंट से कट जाएगी 1,00,000 तक रुपए की। तीसरा, अगर आपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स पेमेंट करनी हो, ठीक है, अगर आपका क्रेडिट कार्ड हो 80,000, 90,000, 1,00,000 लिमिट वाला, और आपने उसके हर महीने यूटिलाइज करते हो, तो उसकी हर महीने किस्त ऑटोमेटिकली कट जाया करेगी आपके अकाउंट से, ठीक है, अप टू ₹1,00,000। और ये पावर आरबीआई को कहां से मिली, या पावर आरबीआई को मिली सेक्शन 18 ऑफ पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में। अब देखो यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट में काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है लोगों को, तो मैंने क्या किया है, एनपीसीआई की वेबसाइट से ये कटिंग निकाली है, जिसमें आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन फॉर वेरियस फील्ड्स डिफाइन की गई है, ठीक है। अब देखो यूपीआई जो है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये किसका प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है आपका एनपीसीआई का, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का प्रोडक्ट है यूपीआई, ठीक है। अब यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने यूपीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट को 1,00,000 से बढ़ा के 5,00,000 कर दिया है। किस केस में, 2 केसेस में। तो कौन कौन से, एक आपका एजुकेशन में, दूसरा आपका हेल्थ केयर में। मतलब अगर आपको अब कॉलेज की फीस वगैरह भरनी है, तो अब आप यूपीआई के थ्रू 5,00,000 रुपए तक की फीस भर सकते हो। दूसरा हेल्थ केयर, मतलब अगर आपने कभी हॉस्पिटल का बिल पे करना है, तो पहले आप 1,00,000 तक का बिल पे कर सकते थे यूपीआई के थ्रू, अब आप 5,00,000 रुपए तक का बिल पे कर सकते हो यूपीआई के थ्रू, ठीक है। तो यूपीआई में वेरियस लिमिट्स हैं आपकी ट्रांजेक्शन की, वो कौन कौन सी, अगर आपने नॉर्मल ट्रांजेक्शन करनी है पर्सन टू पर्सन, तो कितनी लिमिट है, 1,00,000 रुपए, ठीक है। वहीं अगर आपने कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, या आप इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो, या आप फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस आ रही है आपको, तो आपकी लिमिट कितनी है, 2,00,000 रुपए। वहीं अब 5,00,000 टोटल कितने केसेस में हो गई, 4 केसेस में। एक तो एजुकेशन आ गया आपका, अभी डिस्कस किया, एक हेल्थ केयर आ गया, तीसरा आ गया आपका आईपीओ। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब आप शेयर मार्केट में किसी कंपनी लॉन्च होती है, ठीक है, तो वो अपने क्या इशू करती है, आईपीओ इशू करती है। अभी लेटेस्ट किसका आया था, टाटा टेक्नोलॉजी का, ठीक है, 500 रुपए का आईपीओ था, लिस्टेड हुई तो कितने पे बिका, 1,200 पे, ठीक है, डबल से भी ज्यादा पैसा हो गया था। तो अगर आपने किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, तब भी आप कितने की अमाउंट ट्रांजेक्शन कर सकते हो यूपीआई के थ्रू, 5,00,000 रुपए की। और चौथा सिनेरियो आपका रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ये होती है आपकी आरबीआई की स्कीम, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करते हो। तो उसमें भी अगर आपको पेमेंट करनी है, तो यूपीआई के थ्रू कितनी कर सकते हो, 5,00,000 रुपए तक की पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आपकी बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स, और रिपोर्ट का नाम क्या है, सर्वे ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन बैंकिंग सेक्टर, और इसको पब्लिश कौन करता है, आरबीआई। अब देखो इसमें बेसिकली होता क्या है, जो इंडियन बैंक्स फॉरेन में काम कर रहे हैं और जो फॉरेन बैंक इंडिया में काम कर रहे हैं, इनके बीच में कंपैरिजन दिया गया होता है। तो इस रिपोर्ट का बोलना है कि इंडियन बैंक्स जो फॉरेन में काम कर रहे हैं वो काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, और ज्यादा ग्रो किसके थ्रू कर रहे हैं, जो इंडियन बैंक्स की सब्सिडरीज फॉरेन में काम कर रही है उस चैनल के थ्रू ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। अब ये चार्ट के थ्रू समझाता हूं, देखो यहाँ पे चार्ट दिया गया है जो इंडियन बैंक्स फॉरेन में काम कर रहे हैं, ठीक है, बाहर विदेश में काम कर रहे हैं। ये चार्ट दिया गया है जो इंडियन बैंक्स की सब्सिडरी है और वो फॉरेन में काम कर रही है, ठीक है, बाहर काम कर रही है। और ये वाला चार्ट दिया गया आपको जो फॉरेन के बैंक इंडिया में काम कर रहे हैं। तो देखो ये कंपैरिजन हो रहा है आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22, 22-23 का। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंक्स ऑपरेटिंग अब्रॉड, जो इंडियन बैंक से बाहर काम कर रहे हैं, उनकी देखो ब्रांचेस तो कम हुई है, 117 से कितनी होगी, 114 होगी, ठीक है, 3 ब्रांचेस बंद हुई है, ठीक है। पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो इन ब्रांचों में काम कर रहे थे वो इंक्रीज हुए, देखो 3,035 था, 3,051 हो गया। तो कितने का इंक्रीज हुआ, 0.5% का इंक्रीज देखा गया है एम्प्लॉयज में, किसमें, इंडियन ब्रांचेस जो बाहर काम कर रही हैं।
वहीं अगर ये परसेंटेज देखा जाए इंडियन बैंक की सब्सिडरीज के जो बाहर काम कर रही हैं उसमें ये परसेंटेज काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ। देखो एक तो ब्रांचेस भी ज्यादा खुली हैं, 399 से 417 ब्रांचेस हो गई, ठीक है। और इंप्लॉयज भी इंक्रीज किए गए हैं, 4868 से 5170 हो गया है। 6.2% का इंक्रीज दिखा गया है इंप्लॉयज में जो इंडियन बैंक की सब्सिडरीज है उसमें, ठीक है। वहीं अगर हम फॉरेन बैंक की बात करें जो इंडिया में काम कर रहे हैं, तो इनकी एक तो ब्रांचेस भी कम हुई हैं और इनके इंप्लॉयज भी डिक्रीज किए गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं रेवेन्यू की, ठीक है। जो इनका इनकम है, ठीक है, इनकम है अपॉन एसेट रेशियो। तो देखो इंडियन बैंक्स की जो इनकम टू एसेट रेशियो है वो इंक्रीज की है, 3.9% हुई है। पहले कितनी होती थी, 1.6%। पर ये अभी भी जो फॉरेन बैंक इंडिया में काम कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में काफी कम है। जो फॉरेन बैंक इंडिया में काम कर रहे हैं वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और उनकी परसेंटेज कितनी है, 6.9%, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में जो इंडियन बैंक फॉरेन में काम कर रहे हैं उस कंपैरिजन में फॉरेन बैंक जो इंडिया में काम कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर बात करें कि कौन सी जगह पे इंडियन बैंक्स जो हैं वो काफी अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इनकम जनरेट कर रहे हैं वो यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से। दूसरे नंबर पे आता है आपका यूनाइटेड किंगडम, तीसरे नंबर पे आता है हांगकांग और चौथे नंबर पे आता है आपका सिंगापुर, ठीक है। तो ये थी आपकी रिपोर्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में। अब देखो आरबीआई ने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लैंडिंग एंड बोरोइंग का ऑप्शन दे दिया है। तो सबसे पहले समझते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है, फिर और लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑप्शन मतलब क्या है, ठीक है। तो देखो जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती है तो वो क्या इशू करती है, बॉन्ड्स, या बोल लो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसी को बोला जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, ठीक है। कभी भी अगर आपको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करनी है तो कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज कर लो, तो वो होता है सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है जिसकी क्या होती है, कुछ ना कुछ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है, ठीक है। जैसे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल, 10, 15, 20 ऐसे मैच्योरिटी पीरियड के साथ आते हैं। मतलब आपने अगर गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज किया है तो आपको पैसा 5 साल बाद मिलेगा अगर मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का है। तो देखो जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो ये बॉन्ड्स इशू तो करवाती है, पर ये करवाती है किसके थ्रू, आरबीआई के थ्रू। मतलब ये सारा काम कौन करता है, आरबीआई करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद नहीं करती है, ये सारा काम कौन करता है, आरबीआई करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आरबीआई ने क्या किया है कि देखो पहले सिर्फ 2 ऑप्शन दिए थे, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब आप सिर्फ खरीद सकते हो और बेच सकते हो। पर अब क्या कर दिया है आरबीआई ने, अब आरबीआई ने अलाउ कर दिया लैंडिंग एंड बोरोइंग, मतलब आप उधार दे सकते हो और उधार ले सकते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। और ये पावर कहां से मिली आरबीआई को, अंडर सेक्शन 45W ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। उसके तहत इन्होंने अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का उधार, मतलब आप एक से उधार ले भी सकते हो और किसी को उधार दे भी सकते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये सुविधा स्टार्ट कर दी है कब से, 27 दिसंबर 2023 से। अब इसका फायदा क्या होगा, देखो आपको समझाता हूं मैं। एक एसएलआर आप सबको पता होगा, सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। इस वक्त कितनी चल रही है, 18%। अब ये क्या होता है, बैंक को अपना जो भी एनडीटीएल है, एनडीटीएल नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी, मतलब राफा और कासा सेविंग्स जो भी है, ठीक है, इसका 18% एसएलआर की फॉर्म में रखना पड़ता है। और ये कौन सी फॉर्म में रख सकते हैं, 3 फॉर्म में रख सकते हैं, एक तो कैश, दूसरा गोल्ड और तीसरा आपका ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसकी फॉर्म में रख सकते हैं, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है, समझ लो कभी भी बैंक को पैसे चाहिए, ठीक है, और वो आरबीआई से उधार लेना चाहता है, तो वो क्या करेगा, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कोलेटरल की फॉर्म में यहाँ पे रख देगा और बदले में आरबीआई से पैसे ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लैंडिंग एंड बोरोइंग से फायदा क्या होगा, ये चीज भी समझो आप। समझ लो एक बैंक है आपका एबीसी, ठीक है, और एक बैंक है आपका XYZ। अब एबीसी के पास बहुत ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी हुई है, ठीक है, काफी ज्यादा, और XYZ को काफी ज्यादा पैसों की जरूरत है। अब ये आरबीआई के पास गया कि भाई मेरे को पैसे उधार दो, तो ये आरबीआई ने बोला कि आप मेरे को बदले में कोलेटरल दो, ठीक है। कोलेटरल के फॉर्म में इसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी वो काफी कम थी, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये एबीसी के पास गया समझो, ठीक है, एबीसी को बोलता है अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मेरे को उधार दे दो, लैंड कर दो, मैं आपसे बोरो करूंगा, ठीक है। तो एबीसी क्या करेगा, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसको उधार दे देगा, बदले में कुछ परसेंट कमीशन ले लेगा अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर, ठीक है। और XYZ क्या करेगा, उस लैंड जो इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उधार दी है उसको और अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मिला के आरबीआई के पास उधार रख देगा, कोलेट्रल रख देगा और बदले में आरबीआई से पैसा ले लेगा। तो ऐसे एबीसी को भी फायदा मिल गया अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, उसको इंटरेस्ट आ गया, और XYZ को भी फायदा मिल गया, उसको
कोलेटरल बड़ी होगी उसकी, ठीक है, उसका जो कोलेटरल साइज है वो बड़ा हो गया और आरबीआई से पैसा उसको मिल गया, तो ये फायदा हो जाएगा अब लैंडिंग एंड बोरोइंग का। पर ये चीज होगी कहाँ, ये होगी आपकी ओवर द काउंटर। अब देखो, जब भी आप सेकेंडरी मार्केट वाली वीडियो देखोगे मेरी कभी, तो वहां पे मैंने समझाया हुआ है आपके दो तरीके के काउंटर्स होते हैं, एक ओवर द मार्केट, ठीक है, ओवर द काउंटर, और एक एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब दोनों में फर्क क्या होता है, देखो ओवर द काउंटर में क्या होता है, आप दो पार्टीज आके मिलोगे बीच में, ठीक है, और आपस में डील करोगे। और एक्सचेंज ट्रेडेड में क्या होता है, बीच में कोई ना कोई आपका एक्सचेंज आएगा, ठीक है। वो होता है जब दो पार्टीज के बीच में, एक जो बाय कर रही है और एक जो सेल कर रही है, उसके बीच में कोई एक्सचेंज आ रहा है, तो वो क्या होगा, एक्सचेंज ट्रेडेड। और ओटीसी क्या होगा, ओवर द काउंटर, जब बीच में कोई एक्सचेंज नहीं आ रहा, थर्ड पर्सन नहीं आ रहा, दोनों पार्टीज आके आपस में मिल रही हैं और डील कर रही हैं, वो होता है आपका ओवर द काउंटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लैंड एंड बोरो कर सकते हो एक्सेप्ट ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। टी बिल्स को आप लैंड नहीं कर सकते, ना बोरो कर सकते हो, टी बिल्स को नहीं कर सकते, बाकी सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आप लैंड एंड बोरो कर सकते हो। टी बिल्स आपके तीन टाइप के होते हैं, ठीक है, एक 91 डेज वाला, एक 182 डेज वाला, और एक 364 डेज वाला, ठीक है, टी बिल्स होते हैं। तो ये भी याद रख लेना। और जो ये सारा प्रोसेस है उधार लेने का और उधार देने का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, ये कितने दिन में सेटल होगा, T+0 या T+1 डेज में। और इसको सेटल कौन कराएगा, CCIL, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना। और सबसे जरूरी क्या है, ये एक्ट। तो बढ़ते हम अगली न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स, जिसका नाम है स्टेट फाइनेंस स्टडी ऑफ बजट 2022-23, और इसको लॉन्च किया है आरबीआई ने, पब्लिश किया है आरबीआई ने, ठीक है। तो ये रिपोर्ट क्या बोल रही है कि जो हमारे इंडियन स्टेट्स हैं, इनका ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो था, ठीक है, जो कि था 4.1% 2020-21 में, वो घट के हो गया 2.8% 2022-23 में, ठीक है। और इसके अनुसार जो इंडियन स्टेट्स हैं, इनका 2023-24 में जो फिस्कल डेफिसिट रहेगा वो कितना रहेगा, लगभग 3.1%, जो कि सेंटर के एस्टिमेट 3.5% से कम है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, क्या ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो है उसका घटना बेनिफिशियल होता है या नहीं होता है। तो देखो, जब भी ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट कम होगा, वो काफी ज्यादा बेनिफिट वाली बात होती है। क्यों, क्योंकि जब भी सरकार बजट बनाती है, तो सबसे पहले वो क्या करती है, टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करती है कि उसका टोटल खर्चा कितना आएगा। अब ये खर्चा कैसे कैसे हो सकता है, सैलरीज के रूप में, पेंशन के रूप में, ठीक है, फिर जो इन्होंने स्कीम्स चला रखी होती है गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स, उसके रूप में कितना खर्चा आएगा, सब्सिडी के रूप में कितना खर्चा आएगा, फिर कोई प्रोजेक्ट बनाने, जैसे रोड्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, उसका खर्चा कितना आएगा, वो सारा कैलकुलेट करती है पहले सरकार एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर इसमें से माइनस करती है रेवेन्यू, कि रेवेन्यू कितना आएगा सरकार को, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है, फिर आपका जीएसटी वगैरह हो गया, ठीक है, इन सब के फॉर्म में आपको टोटल रेवेन्यू कितना आएगा। और यकीन मानिए हमेशा एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है रेवेन्यू से, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं हम फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम फिस्कल डेफिसिट। और ये जो फिस्कल डेफिसिट होता है, ये चीज हमें शो करती है कि सरकार को कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, और ठीक है। तो ये चीजें कहां से फुलफिल करती है, ये करती है लोन के रूप में फुलफिल, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन ले लेगी, ठीक है, या आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सब से लोन ले लेगी, ठीक है। तो ये फिस्कल डेफिसिट क्या शो करता है कि आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी पूरे साल में, ठीक है, और वो आप कहां से फुलफिल करोगे, लोन के रूप में। तो जाहिर सी बात है, जितना फिस्कल डेफिसिट कम होगा, उतने कम पैसों की जरूरत पड़ेगी और उतना ही कम लोन सरकार के ऊपर आएगा, ठीक है। तो जितना फिस्कल डेफिसिट कम होगा, उतना कम सरकार के ऊपर प्रेशर आएगा लोन लेने का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में जो फिस्कल डेफिसिट 4.1% था जीडीपी का, वो 2022-23 में कितना आ गया, 2.8%। और अब वही अगर हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करें, ठीक है, जो कि अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इसमें कितना रहेगा, 3.1%, जो कि आपके सेंटर की एक्सपेक्टेशन, सेंटर की कितनी एक्सपेक्टेशन थी, 3.5%, उससे काफी कम है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है डेट टू जीडीपी रेशो, कि सरकार पे कितना उधार है जीडीपी के मुकाबले में। तो देखो, सरकार पे 31% उधार था, ठीक है, 2021 में, वो घट के अब कितना हो गया, 27.5% हो गया है 2023 में। अभी 2024 का आएगा, ठीक है, 2024 का आएगा। अब यहाँ पे देखो एक चीज दी गई है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो कितना है, 14.4% ऑफ जीडीपी। अब देखो, रेवेन्यू दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल सी भाषा में अगर मैं समझाऊं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, आपकी कोई एसेट क्रिएट होती है, ठीक है, जैसे आपने पुल बना दिया, बिल्डिंग बना दिया, ब्रिज बना दिया, वो हो गई आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है आपका, जो डेली आपका होता रहता है, मंथली आपका होता रहता है, जैसे आपकी पेज हो गई, ठीक है, सैलरीज हो गई, फिर आपकी पेंशंस हो गई, फिर आपकी सब्सिडी हो गई, ये सब क्या होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो वो कितना रहेगा 14.4% ऑफ जीडीपी, जिसमें से 8% जो है वो सोशल सेक्टर में जाएगा। सोशल सेक्टर कौन से हो गए, जो आपकी स्कीम्स होती हैं, ठीक है, या आपकी सब्सिडी होती है, वो होते हैं आपके सोशल सेक्टर, उसमें 8% जाएगा, ठीक है, ऑफ जीडीपी। फिर आपका एक्सपेंडिचर कितना रहेगा, कमिटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो रहेगा 4.5% ऑफ जीडीपी। और आपका जो कैपिटल आउटलेट है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा कितने से, 42.6% से। तो ये थी आपकी कुछ आरबीआई इन न्यूज, आरबीआई इन सर्कुलर्स और आरबीआई के इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स। जल्दी आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।